हेलो बच्चों, तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम में भी हेल्ड है, होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ये कंफर्म है ना। होगा ही होगा ये तो, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल बन गया है वो इम्प्लीमेंट होगा, तो होना इसका तय है। बस ये है कि हो सकता है नवंबर में हो सकता है नवंबर की जगह जनवरी में शिफ्ट हो जाए, बस इतना फर्क पड़ सकता है, नवंबर में भी हो सकता है। ठीक, तो जहां तक शुरुआत की बात है, चूंकि टॉपिक्स हमको सब्जेक्ट पता है, 7-8 सब्जेक्ट जो हमने एग्जिट एग्जाम का जो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब उन सब्जेक्ट की खिचड़ी कैसे बननी है, कौन सब्जेक्ट किसके साथ मिलेगा, वो देखना बाकी है। खैर वो हम देखते रहेंगे, जब शेड्यूल आएगा, नया नोटिफिकेशन शायद इस मंथ के मिड तक आ जाए, ये उम्मीद की जा रही है 15 से 20 के बीच में आ जाए। इस बीच में आप लोगों के रिजल्ट भी आ जाएंगे। ठीक, तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। साथ साथ में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं सिर्फ एग्जिट एग्जाम, क्योंकि एग्जिट एग्जाम आपके सिलेबस के अंडर का ही टॉपिक होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जिट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह ये काम आएंगे। ठीक, तो यही चीज ध्यान रख के मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। चलो भाई शुरू करते हैं। वर्ल्ड रेशनल मीन्स क्या होता है भाई? वर्ल्ड रेशनल मीन्स, उसके पहले मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन फार्माकोथेरेपेटिक्स के हैं। किसके? फार्माकोथेरेपेटिक्स के हैं, तो इसलिए फार्माकोथेरेपेटिक्स जब पढ़ोगे तब इनका काम, मैं टॉपिक पहले ही बता दिया करूंगा, थेरेपेटिक्स है ना, थेरेपेटिक्स के हैं। ओके, तो मींस इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सब्जेक्ट इंक्लूडेड है किसमें? आपके एग्जिट एग्जाम में। तो मैं सब्जेक्ट बता दूंगा, जिससे आइडिया आपको ये लग जाएगा कि ये एग्जिट एग्जाम के लिए भी है और किस सब्जेक्ट में ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वर्ल्ड रेशनल मीन्स क्या होता है भाई? सेंसिबल, परसेप्टिव, लॉजिकल या ऑल। तो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या ये सारी चीजें बता रखी थी। वर्ल्ड रेशनल सेंसिबल भी होना चाहिए, परसेप्टिव भी होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, यानी कि एसटीजीज। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है? एसटीजी। तो इनमें से कौन सा टाइप जो है एसटीजीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूजर फ्रेंडली होता है, मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड होता है, या कॉम्प्लेक्सिटी होता है, या नन। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, तो गाइडलाइन कोई भी और खासकर ट्रीटमेंट की हो तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन एंड सिम्टम्स? कौन सी है भाई? मींस मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किसमें जो है, किस चीज में मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टम्स का? फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं, नन में है, या फार्माकोथेरेपेटिक्स में करते हैं? तो अंडरस्टूड है किसमें? फार्माकोथेरेपेटिक्स में करते हैं। धीरे धीरे करके आसान बनाएंगे, टफ बनाएंगे और टफ बनाएंगे, टफेस्ट बनाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे और हर उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड है पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। हर शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको एग्जिट एग्जाम का एक वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हो सबको जोड़ो, सबको जोड़िए। ठीक, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट है नेम द एक्सपर्ट हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ गुड फार्माकोथेरेपेटिक प्रैक्टिस। गुड फार्माकोथेरेपेटिक प्रैक्टिस के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? फिजिशियन है कि नर्स है कि फार्मासिस्ट है कि नन है? तो सबसे ज्यादा फार्माकोथेरेपेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फार्मासिस्ट। ठीक, क्योंकि दवा और दवा के रेशनल का नॉलेज किसी डॉक्टर या किसी नर्स के पास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के पास होता है। इर्रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूड, अभी तक रेशनल की बात होती है, इर्रेशनल यानी उल्टा हो गया। पेशेंट रिसीव द मेडिसिन फॉर द एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एट लो कॉस्ट। पेशेंट रिसीव मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल नीड्स। ओवर यूज ऑफ द इंजेक्शन इज डन व्हेन द ओरल फॉर्मुलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट या नन। तो इर्रेशनल क्या है? इर्रेशनल ओवर यूज, किसी भी चीज का मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इर्रेशनल मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है, वही तो देखना है। तो ओवर यूज ऑफ इंजेक्शन इज डन व्हेन ओरल फॉर्मुलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट।
मींस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोप्रिएट है, फिर भी क्या लिया जा रहा है, ओरल यूज ऑफ इंजेक्शंस। ठीक। NLEM स्टैंड्स फॉर, क्या होता है भाई, NLEM, ये पढ़ाया है मैंने, नेशनल लिस्ट ऑफ इजी मेडिसिन। फार्माकोथेरेपेटिक्स के सारे वीडियोस देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। नेशनल लिस्ट ऑफ इजी मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मार्केट। तो जाहिर सी बात पता चलता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट की बात करें, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग रेशनल डिस्पेंसिंग। रेशनल डिस्पेंसिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, प्रोक्योरमेंट का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, पेशेंट काउंसलिंग का, या सब है। तो अंडरस्टूड है फार्मासिस्ट का रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन या रेशनल डिस्पेंसिंग में ये सारे यूज है, प्रोक्योरमेंट भी करता है, पेशेंट काउंसलिंग भी करता है और ड्रग की डिस्पेंसिंग भी करता है। ओके। नेक्स्ट है 1996 नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग, कितनी मेडिसिन, नेशनल लिस्ट में 1996 में कितनी मेडिसिन ऐड की गई थी, 354, 347, 348 या 279। तो डी ऑप्शन हमारा सही, 279 ड्रग्स 1996 में नेशनल लिस्ट यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कंसिस्टेड थी। ठीक, 279 ड्रग्स। What are the key feature of STG कौन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मैनुअल्स, क्या थी, सिंप्लिसिटी, क्रेडिबिलिटी, रेगुलर अपडेटिंग एंड ऑल। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो सारे के सारे होंगे, है ना, सिंपल भी होगा, क्रेडिबिलिटी भी होगी और रेगुलर अपडेट भी होता रहेगा। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द EBM। EBM क्या, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। देखो यहां पे मैं हर चीज के फुल फॉर्म बता रहा हूं, बट एग्जाम में आपको सिंपल EBM, NLEM, STG, है ना, इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट EBM का नहीं है, बेस्ट रिसर्च, एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड या पेशेंट वैल्यूज। तो जब मैंने पढ़ाए थे 3 पॉइंट तो उसमें कहीं भी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं थे, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं थे। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑन अफेक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है, यानी एंटी पार्किंसनिज्म, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइनल। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कौन सा डज नॉट अफेक्ट, है ना, क्योंकि यहां पे आंसर एंटी एंजाइनल है। एंटी एंजाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्वेश्चन इस तरह से है, क्योंकि एंटी पार्किंसनिज्म भी अफेक्ट करता है, हिप्नोटिक भी करता है और एंटी एंजाइटी भी करता है। ठीक, एंटी एंजाइनल इसमें से ड्रग है जो नहीं करती है। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस को डिफाइन कैसे करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, पेन बिलो द चेस्ट, पेन बिलो द चेस्ट, लो ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेक्टोरिस, पेन बिलो, एक्चुअली क्या कई क्लासेस हो गई ना लगातार, पेन बिलो द चेस्ट या लो ब्लड प्रेशर या नन या चेस्ट पेन कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज। तो एंजाइना पेक्टोरिस कौन सी, कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई डिजीज है, हार्ट में डिजीज है तो वो क्या करेगी, पेन कॉज करेगी, उसी पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। करेक्ट। नेक्स्ट है, ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसको CVD बोलते हैं, इज द जनरल टर्म फॉर कंडीशन अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट करता है भाई, मसल को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एडिपोज टिश्यू, हार्ट एंड ब्लड वेसल या नन। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, तो जाहिर सी बात हार्ट और किसको, ब्लड वेसल दोनों को अफेक्ट करता है, यानी हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्लड क्लॉट लॉजेस द सेरेब्रल आर्टरी कॉज। अब अगर ब्लड क्लॉट सेरेब्रल आर्टरी में पहुंच गई, जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती है, तो क्या होगा भाई, डायबिटीज होगा क्या, HIV नहीं, हार्ट जूस्टर, क्या होगा, स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक, तो कई तरह के हो सकते हैं ना। ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी इज द टाइप ऑफ हार्ट डिजीज दैट कैन कॉज द मसल टिश्यू टू बिकम। कार्डियोमायोपैथी में किस तरह के डिजीज है और मसल टिश्यू को कैसा कर देगी, वीक, स्ट्रॉन्ग, बोथ या नन। तो जब जाहिर सी बात कोई डिजीज है
तो डिजीज किसी भी मसल को वीक करती है, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो सारे मीन्स देखो एमसीक्यू का एक ही फंडा होता है, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझिए। देखो डिप्लोमा वालों के लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है, क्वेश्चन को समझ पाना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे और ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो पहला फोकस करो, क्वेश्चन को समझो, 3 से 4 बार पढ़ो कि क्वेश्चन दिमाग में घुस जाए। उसके बाद कम से कम 2 बार उन ऑप्शन को पढ़ो और फिर देखो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या। सर्टेन कंडीशन इंक्रीज द रिस्क हैविंग स्ट्रोक। अब इनमें कौन सी कंडीशन है जो स्ट्रोक कहां, ब्रेन स्ट्रोक को क्या करती है, इंक्रीज करती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल, इररेगुलर हार्ट बीट, इनमें से कौन है जो ब्रेन स्ट्रोक को क्या करती है, बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है सारे, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, इररेगुलर हार्ट बीट हो, ये सब के सब क्या करते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं ब्रेन हेमरेज का या ब्रेन स्ट्रोक का, चाहे इस्चेमिक स्ट्रोक हो, चाहे हेमोरॉइड स्ट्रोक्स हो, या कोई और तरह का इस्चेमिक हेमोरॉइड कोई भी हो, है ना। टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ हायर देन इज एबनॉर्मल, मींस जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां हम एलडीएल और एचडीएल दोनों की बात करेंगे। लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड दोनों तरह के लिपिड की बात करेंगे। ठीक, तो जब हमने हाइपरलिपिडीमिया या हाइपरटेंशन पढ़ाया तो इनकी बात ऑलरेडी कर रखी। तो दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग कितना होना चाहिए, या इससे ज्यादा हो जाएगा अगर तो एबनॉर्मल होगा। 230 mg पर डेसीलीटर, 250 mg पर डेसीलीटर, 240 या 210 mg पर डेसीलीटर। तो इसकी जो होती है 240 से ज्यादा अगर हो गया टोटल कोलेस्टेरॉल तो ये एबनॉर्मल होगा। ठीक, मींस अब हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 240 mg पर डेसीलीटर एलडीएल और एचडीएल दोनों। अब एलडीएल लगभग ग्रेटर देन कितना एबनॉर्मल हो सकता है, 170 mg पर डेसीलीटर, 160, 180 या 190। तो जो एलडीएल की बात करें तो 160 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो गया एलडीएल तो ये एबनॉर्मल मींस खतरनाक है, इससे कम ही होना चाहिए। हेल्दी लेवल ऑफ एलडीएल शुड बी लेस देन, मींस कहां तक ठीक है, हेल्दी लेवल कितना है भाई, 110, 160, 70 या नन। तो 70 mg पर डेसीलीटर, जाहिर सी बात है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, और जो खराब चीज है वो शरीर में कम से कम रहे तभी अच्छा है। तो लो डेंसिटी लिपिड 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम रहता है तो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। ब्लड प्रेशर रेफर्स टू फोर्स ब्लड पुशिंग अगेंस्ट, ब्लड किसके अगेंस्ट में पुश किया जाता है, हार्ट के, ब्रेन के, कैपिलरीज के या आर्टरी वॉल के। तो ब्लड प्रेशर रेफर किया जाता है फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, आर्टरी वॉल के अगेंस्ट में, आर्टरी वॉल पे प्रेशर डालते हैं। भाई आर्टरी वॉल है, अब ब्लड बह रहा है तो इन वॉल पे तो प्रेशर डालेगा ना, तभी तो फोर्स से आगे जा रहा है। तो अगेंस्ट किसके बह रहा है, आर्टरी वॉल्स के। तो ये 20 क्वेश्चन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट थे, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि शुरुआत करनी थी, बच्चे बहुत परेशान थे, एग्जिट एग्जाम की तैयारी कराइए। तो आज से लो भाई इसकी शुरुआत हो गई। ये एग्जिट एग्जाम के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पढ़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और आगे के भी मैं टाइम पे अपडेट देता रहूंगा। ठीक, बाय।